आप सभी को बैड आफ्टरनून। बैड आफ्टरनून बिकॉज यू ऑल आर टेकिंग लॉन्ग क्लास एंड पहले आप लोग शायद कॉलेज गए थे कुछ 6 बजे आए। आपने मुझे पैसे दिए कंसिडरेशन, आप वापस लोगे? चलो भाई चलो स्टार्ट। सबके सब क्लास के अंदर। और सैलरी हमारा चल रहा है, आई थिंक 5 लेक्चर हो गए, 6 लेक्चर हो गए। सैलरी के 6 लेक्चर हो गए। देखते हैं अगले शायद 4 लेक्चर और हमारे सैलरी के, तो सैलरी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अरे टैक्स बहुत बहुत बड़ा है भाई। मेरे को अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। बेटे वाला गेट बंद करना सर, आवाज थोड़ी सी कम कर दो बच्चों की आवाज वॉल्यूम कम। आप लोग भी ठीक है, तो शांत रहेंगे सबके सब। हमारा चैप्टर चल रहा है किस चीज का? सैलरी। तो जो रिवीजन करवाऊंगा अभी, शुरुआती 15-20 मिनट हमारे पूरे इस चैप्टर के रिवीजन जाने वाले एज यूजुअल। जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होगा रिवीजन चलती रहेगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर रिवीजन, तो ऐसे ही हमारा ये पूरा का पूरा टेक्स्ट है। तो सैलरी का सबसे पहले एक हमारा क्या था? चार्जिंग। क्या है भाई? चार्जिंग सेक्टर। बहुत बढ़िया। सैलरी का जो चैप्टर है इसको ना हम हेड ऑफ द इनकम कहते हैं। टोटल कितना हेड ऑफ द इनकम है? 5 हेड ऑफ द इनकम में हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है। एक हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम अंडर द हेड सैलरी। भाई सैलरी जब भी आप कैलकुलेट करोगे, अब तो तुम्हारा माइंड थोड़ा सा ब्रॉड हो चुका है, लेकिन हमारे पास थ्योरेटिकल अप्रोच के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए आपका एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का यहाँ पर रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सैलरी जो है वो ड्यू और रिसीव एवरेज अर्लियर बेसिस पर चार्ज की जाती है। और यहाँ पर मैंने आपको और भी कुछ बात बताई। एक मैंने बताई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। और तो सैलरी के चैप्टर में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऑफ सर्विसेज। कुछ कुछ थ्योरेटिकल बातें हम लोगों ने वहां पर पहली क्लास में की, आपको याद रखनी है। क्या हो तो पहला लेक्चर है। अब आ जाओ जी मेन सैलरी के हमारे चैप्टर पे। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और करूंगा पिछली क्लासेज, तो बच्चों को डाउट्स थे, तो आज वो डाउट खत्म करता हूँ। सैलरी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं, आपके अटेम्प्ट के लिए जो आपका नवंबर का अटेम्प्ट होने वाला है, आपके डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ बदलाव आए हैं। और बदलाव हर बार आते हैं, बट इस बार बदलाव कुछ स्पेशल है। भाई पहले ना ओल्ड रिजीम होता था। कौन सा रिजीम? ओल्ड रिजीम होता था। और ओल्ड रिजीम मतलब कि बोला गया था कि भाई असेसी जो है वो इन ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंगली अपने टैक्स की क्या करते थे? पेमेंट करते थे। फिर पिछले कुछ 2 सालों से रिजीम के अंदर चेंजेस आए हैं, और चेंजेस आने पर सेक्शन नंबर 115 बीएससी आया है। पिछले साल 115 बीएससी होता था जो कि ऑप्शनल होता था, अब इसको हटाकर 1A कर दिया, जो कि क्या है? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप ओल्ड रिजीम को फॉलो कर रहे हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाएगा? आप न्यू। ऑल वेल, कोई दिक्कत। इन दोनों रिजीम के अंदर चेंजेस बहुत सारे हैं। वो चेंजेस अबाउट द कोर्स जो है वो पढ़ते रहते। इस सिलेबस के अंदर जो बदलाव है वो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवीजन जो है वो मैं करवाऊंगा। तो जब वो बदलाव आएंगे, वो टॉपिक आएगा, तब मैं वहां पर रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है। तो सैलरी के चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जो क्लास के अंदर पढ़ना है वो टोटल टॉपिक पढ़ने हैं 4। कितने टॉपिक? 4। एक हमारा कौन सा है? अलावेंसेस है। एक हमारा परक्यूजिट्स है। एक हमारा प्रोविडेंट फंड है। और एक हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। अलावेंसेस मैं करा चुका हूँ, रिटायरमेंट बेनिफिट बड़े बड़े वाले हम लोगों ने रहते हैं, तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट वगैरह वगैरह वो मैं बताऊंगा। और परक्यूजिट हमारा पिछली लगभग 1.5 क्लास में स्टार्ट हुआ है। पिछली क्लास तो पूरा एक ही आज हम कई सारे परक्यूजिट है।
तो सबसे पहले अलावेंस की बात करते हैं। अलावेंस हमारे कितने तरीकों के होते हैं? 3। एक होता है हमारा फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस, एक पार्टली एग्जेम्प्टेड, पार्टली टैक्सेबल अलावेंस, और लास्ट कौन सा था? फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस। ठीक है जी। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंसेस वो अलावेंस जहां पर मिलता है अलावेंस यूनाइटेड नेशन के बॉडी के मेंबर को और प्रेसिडेंट को और पार्लियामेंट ऑफ लेजिस्लेटिव और वाला और सही है। मतलब इन सबको मिलने वाले ये अलावेंसेस कौन से होते हैं? ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस। ऑल वेल, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहाँ पर? ठीक है जी। फिर हमने बात करी दूसरे पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल वाले अलावेंसेस। तो पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल अलावेंस आपसे क्या कहता है? पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल अलावेंस की लिस्ट है, रिपीट कर रहा हूं, अभी ओल्ड रिजीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्लियर है? और फिर न्यू रिजीम पर आ जाएंगे इमीडिएट। सारे बदलाव न्यू रिजीम में यही, पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड। ठीक है। नंबर 1, हाउस रेंट अलावेंस। हाउस रेंट अलावेंस किसी एम्प्लॉय को मिल रहा है तो कुछ हिस्सा एग्जेम्प्टेड, कुछ हिस्सा टैक्सेबल। जो हिस्सा एग्जेम्प्टेड होगा वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड, या आपका लॉ जो इनकम टैक्स लॉ है वो यूज करता है ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्टेड। ठीक है। तो एक्चुअल एचआरए रिसीव पर 2% और 40% ऑफ सैलरी डिपेंड अपॉन सिटी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 50% और एनी अदर में 40%। यानी यहां तक बात कहता है रेंट पेड जो भी एम्प्लॉय ने किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दो, अमाउंट आ गया। तो मिनिमम वो एग्जेम्प्टेड है, एक्चुअल से माइनस करो, टैक्स आ जाएगा। और यहाँ पर सैलरी व्हाट? फॉर बेसिक सैलरी, फॉर कमीशन, डी फॉर बेसिक सैलरी, कमीशन, डीए। कमीशन वही वाला लेना जो फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और सेल्स होगा, और डीए वही लेना जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और रिटायरमेंट। ऑल वेल है? ऑल वेल। अब दूसरा वाला हम पहुंचे, मैंने कराया क्या? आपका सेकंड वाला कराया चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस आपके ऊपर जो एग्जेम्प्टेड होगा वो कैसे होगा? तो मैक्सिमम 100 रुपीज per month per child is exempted, maximum up to 2 child. Number 3, children hostel allowance, maximum 300 rupees per month per child is exempted, maximum up to maximum वाला पंगा है, ठीक है, ध्यान रखना। चौथा, इंटरटेनमेंट अलावेंस भी पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल होता है, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओनली फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना एग्जेम्प्टेड होता है? तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड ₹5,000, 20% ऑफ बेसिक पे और एक्चुअल ईए रिसीव। जो भी मिनिमम एग्जेम्प्ट कर तो एक्चुअल टैक्सेबल आ जाएगा, है ना जी? तो जी ये वाला भी हो गया। और हाँ, ये इंटरटेनमेंट अलावेंस जो मिलता है तो सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉय को फुली है ना जी। अगला जी, आउट स्टेशन अलावेंस, जो किसी जल्दी बोलो, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करने वाले एम्प्लॉयज को मिलता है, जैसे फ्लाइट का पायलट, ठीक है जी। तो उसको जो अलावेंस मिलेगा उसको आउट स्टेशन अलावेंस बोलते हैं। एग्जेम्प्टेड कितना होगा? जितना उसको मिला उसका 70% और ₹10,000 पर मंथ। ऑलवेल। अगला मेरा था सर, डिसेबल पर्सन और ब्लाइंड पर्सन को मिलने वाला अलावेंस 30 to 100 पर मंथ, मैक्सिमम। और फिर था हमारा ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 मैक्सिमम, अंडरग्राउंड 800 मैक्सिमम। और अब आते हैं थर्ड सीट पर, HURT, H for helper allowance, uniform allowance, research allowance, traveling allowance, conveyance allowance, daily allowance।
है जी, डन है। और इन 6 के 6 में सिर्फ इतना टैक्सेबल होगा जो स्पेंड उसने अपने लिए किया हुआ है, ऑफिशियल वाला एग्जेम्प्टेड है ना। मतलब 20,000 ऑफिस वालों ने दिए आपको यूनिफॉर्म के, आपने 18,000 रुपए किया, 2,000 विल बी टैक्स जी। अब सुनो जी, ये वाले जो अलावेंसेज है ये ओल्ड रिजीम के अंदर सारे के सारे अलावेंस पर ये वाला प्रोविजन रहेगा जो हमने पढ़ा। लेकिन अगर असेस डिफॉल्ट डिफॉल्ट पहले ऑप्शनल था, एक इस साल आपके अटेम्प्ट से इसको बाय डिफॉल्ट किया गया। क्या बेटे? हाँ हाँ, जो अभी आने वाले हैं उन दोनों के लिए, ठीक है। सुनो जी ध्यान से, अगर आप लोग आ रहे डिफॉल्ट वाले के तो सर HRA फुली टैक्सेबल, आप ऐसे समझो इसको, HRA विल बी फुली टैक्सेबल। पर्सनल अलावेंस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस फुली टैक्सेबल, वो 100 रुपए वाला बंद कर दिया। हॉस्टल 300 बंद कर दिया। आउट स्टेशन 70 10,000 बंद कर दिया। अंडरग्राउंड 800 बंद कर दिया। ट्राइबल एरिया 200 बंद कर दिया। तो मिलना बंद नहीं हुआ, पर टैक्स की एग्जेम्पशन बंद कर दी। सही है। ऑफिशियल अलावेंस में यूनिफॉर्म, हेल्पर और एकेडमिक अलावेंस, हाँ बाकी मिलेंगे। डन, ऑल वेल है क्या किसी बच्चे को? फिर हम बात करते हैं फुली टैक्सेबल अलावेंस की। प्रिंट अलावेंस, सिटी कॉम्पनसेटरी, ओवरटाइम अलावेंस, प्रोजेक्ट अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, अलावेंस, नॉन प्रैक्टिस और लंच अलावेंस, ऑल अलावेंस। ये मेरा अलावेंस मैंने साइड कर, यहां तक बताओ किसी बालक को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? सर आप रिटायरमेंट बेनिफिट आपने अभी तक हमें पढ़ाए हैं, तीनों के बारे में रिवाइज करवाओ। तो सबसे पहला मैंने रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ाया आपको लीव सैलरी वाला, इनकैशमेंट भी बोलते हो मेरे बच्चे। ये अगर कंटिन्यूटी ऑफ द जॉब मिलता है तो फुली टैक्सेबल होता है। अगर ये वाला अमाउंट आपको मिला है कब? रिटायरमेंट के बाद। तो रिटायरमेंट होने के बाद तो वही लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। ए बी, ए में लिख लो एक्चुअल लीव सैलरी, क्वेश्चन में दे रखी होगी। गवर्नमेंट का लिख लो 25 लाख रुपए। एवरेज सैलरी निकालो और मल्टीप्लाई 10 कर दो। एवरेज सैलरी कैसे निकलती है? जिस महीने रिटायर हुआ उसके पिछले 10 महीनों का सैलरी का एवरेज कर दो, जो भी सैलरी है डिवाइड बाय 10। और सैलरी में डी, मतलब अगर मैं BCD के अलावा HRA की सैलरी भी बोलता हूँ ना तो HRA की सैलरी भी यही होगी। ऑल वेल है जी, आगे बढ़ते हैं। तो और चौथा पॉइंट, डी पॉइंट क्या होता है? लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेल्ड मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी। एंटाइटलमेंट आपका क्या होता है सर? लीव एंटाइटलमेंट आपका मैक्सिमम जो होगा 1 महीने का होता है, और चाहे मिला कितना भी हो। इनकम टैक्स एक्ट ने 1 महीने का प्रोवाइड किया है, माइनस लीव अवेल्ड कर दो, अवेल्ड आपके क्वेश्चन में होगा। एवरेज सैलरी आपने निकाल ली है, मल्टीप्लाई करो। इन ए बी में जो सबसे मिनिमम है एग्जेम्प्ट करो, और जो सबसे ए वाला था एक्चुअल लीव सैलरी उसमें टैक्सेबल आ जाएगा। दैट्स इट, ऑल वेल। दूसरा ग्रेचुटी। सर ग्रेचुटी जब भी आप कैलकुलेट करो क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से, बिल्कुल बाज की आंखें होनी चेक करने के लिए कि कवर्ड है या नॉट कवर्ड। और अगर दोनों में से रखा तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ इंडिकेशन देगा आपको, कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको क्वेश्चन देगा। ऑल वेल, तो मैं ये पहले मान के चल रहा हूँ कि एम्प्लॉय कवर्ड है। तो ग्रेचुटी कवर्ड वाले में टैक्सेबल ग्रेचुटी क्या होती है? तो सर मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड निकालो। नंबर 1 एक्चुअल ग्रेचुटी, नंबर 2 20 लाख रुपए, और तीसरा 15/26 मल्टीप्लाई बेसिक प्लस DA एनी टाइम, एनी टाइम मल्टीप्लाई कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, और 6 महीने से ज्यादा हो तो साल पूरा माने। 26 साल 6 महीने 1 दिन भी काम किया तो पूरा साल। 26 साल 6 महीने काम किया ओनली 20। वेल मालिक। नॉट कवर्ड वाले पे आते हैं। अब नॉट कवर्ड की बात अगर आप करते हो तो नॉट कवर्ड में पहले 2 पॉइंट सेम है।
तीसरा वाला कहता है 15/30 या 1/2 मल्टीप्लाई व्हाट, एवरेज सैलरी, एवरेज हमें आती नहीं, मल्टीप्लाई, ये लाइन याद रखना, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इन एक्सेस वाले को भूल जाओ, डन है जी, ये हो गया। फिर हमने बात करी तीसरी बात पेंशन की। पेंशन आपके लिए क्या करता है, पेंशन का मतलब होता है मंथली रेगुलर पेमेंट या लमसम पेमेंट। अब लमसम मिलेगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होता है, और बाय नॉन गवर्नमेंट के सर देखेंगे अभी टैक्सेबल, अनकम्यूटेड पूरी क्या होती है, टैक्सेबल वेदर फॉर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, है ना जी। फिर अगली बात मैंने करी, कम्यूटेड पेंशन अगर मिलती है तो फिर टैक्सेबिलिटी क्या होगी, बताएं जी। कम्यूटेड पेंशन अगर मिल रही है तो उसको अगर ग्रेचुटी मिल रही होगी चेक करना है या नहीं मिल रही, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये हमारा पेंशन हो गया। अब इसके बाद मैंने आपका परक्यूजिट स्टार्ट किया था। परक्यूजिट जब मैंने आपको बताया, मैंने कहा हम परक्यूजिट पढ़ेंगे दो एम्प्लॉयज के, एक तो आम एम्प्लॉय, मैन्युअल एम्प्लॉय, ठीक है, और दूसरा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को हम अलग से पढ़ेंगे, पहले आम एम्प्लॉयज की 12-13 परक्यूजिट है। इसमें सबसे बड़ा वाला पहला वाला था, क्लास के 3 उसको पूरा पढ़ा। तो पहला मैंने आपको आरएफए कराया। आरएफए का फुल फॉर्म होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, जो कि मालिक ने दिया है अपने एम्प्लॉय को। चेक करो एम्प्लॉय गवर्नमेंट वाला है या प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट वाला है तो लाइसेंस फ्लेक्सिबल, और अगर नॉन गवर्नमेंट वाला है वहां देखना है उसको आरएफए मिला कौन सी डेट पर है। ये आप लोगों के इस अटेम्प्ट में सारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, बस ये चैप्टर हुआ है, बाकी में दूसरे, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हल्का आपको वगैरह देखनी है। तो आरएफए अगर मिलता है 31 अगस्त 2023 तक, 1 अगस्त 2023 तक, तो आपका प्रीवियस ईयर 23-24 होगा, असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। प्रीवियस ईयर 23-24 कब से शुरू होने वाला है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो आपको 1 अप्रैल से 31 अगस्त 23 तक का आरएफए क्यों कैलकुलेट करना है, जो मैं आपको बोलने वाला हूं। चेक करो पहले, अगर एम्प्लॉयर ने घर को रेंट पर ले रखा है तो सिंपल है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इज लोअर, ठीक है, डन है, विल बी टैक्सेबल। लेकिन हम बात करते हैं अगर एम्प्लॉयर के खुद का घर है, ऐसे चेक करो पहले किस में मिला है, मतलब वहां की पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन अगर अप टू 10 लाख है, 10 लाख तक पॉपुलेशन, 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख 1 से 25 लाख है तो 10% एंड अबव 25 लाख विल बी 15% ऑफ द सैलरी। द चैलेंज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सैलरी, आरएफए में यही चैलेंज है, सैलरी निकालना। मैंने आपको पूरा का पूरा बहुत इजी बता दिया था। सैलरी मींस बी एमटी, बस कंडक्टर ड्राइवर मालिक ट्रैफिक वाला, बी फॉर बेसिक कमीशन एनी टाइम, कमीशन एनी टाइम, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होना चाहिए, और एम फॉर मोनेट बोनस लीव कैशमेंट, जो भी जितने भी मॉनेटरी बेनिफिट मिले, और टी फॉर टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलाउंस। नोट में साफ साफ बताया था, नेवर इंक्लूड एनी एरियर एडवांस और अदर परक्यूजिट्स व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ आरएफ। वेल, ये तो हुआ 31 अगस्त की बात। अब बात करते हैं 1 सितंबर से 1 सितंबर और उसके बाद, तो फिर सब कुछ ठीक है अप टू, पहला बताओ, अप टू 15 लाख 5% ऑफ सैलरी, 15 लाख 1 से 40 लाख 7.5% ऑफ सैलरी, अब 40 लाख 10% ऑफ सैलरी, एंड रिमेनिंग ऑल टॉपिक विल बी। अब किसी एम्प्लॉय को अगर ये जो पूरा का पूरा आंसर निकला ये अनफर्निश्ड घर का निकला है, और फर्निश्ड का निकालना हो बहुत आसान है, पहले अनफर्निश्ड कैलकुलेट करेंगे, बाद में चेक करेंगे एम्प्लॉयर ने वो फर्नीचर खुद खरीदा हुआ है क्या, मतलब क्या हुआ, तो टोटल कॉस्ट का 10%, टोटल कॉस्ट नॉट डब्ल्यूडीवी, टोटल कॉस्ट का 10%, ऑल वेल।
और अगर रेंटेड है तो एक्चुअल हायर चार्जेस ऐड कर देना। एक पॉइंट और, इन सब के बीच में हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से इतने घर दिए तो 2000 पर मंथ रिकवर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एकोमोडेशन प्रोवाइड करना एट कंसेशनल रेट, मतलब ए आर, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। वो अमाउंट चाहे अनफर्निश करो चाहे फर्निश करो, अरे ऑल वेल। दोबारा सुनो, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने आपको घर दिया, तो RFA हो गया, तो आपका पूरा निकालेंगे, मान लो फर्निश पूरा पहले अनफर्निश निकालेंगे, फिर मेरा खुद का है तो जो है 10% ऐड कर दोगे, मैं आपसे हर महीने 1000 वसूल, वो आप माइनस कर दो, अगर पूरे साल के लिए दिया है तो 12 मल्टीप्लाई करो 1000 के 12,000, ठीक है डन। आज की क्लास शुरू। कैसा लगा जी? सैलरी है फिंगर्स पे, ऐसे ही रहना है, और यही रेगुलर क्लास का यही फायदा है बेटे, बाद में ना अब आपके ऊपर होगा कि आप इसको क्लास कैसे करके रखें, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना बहुत सारा। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप फोटोकॉपी के लिए जैसे बुक आएगी, बुक में क्वेश्चन होंगे ना, उनके अलावा अगर आपको 60-70 मैं चाहूँ चैप्टरों फिर बोलोगे फोटोकॉपी करा के कौन से नहीं होता है, फिर दूं या नहीं दूं, है ना? तो आप जल्दी से सैलरी खत्म करो, मैं आपको 2 सेट दूंगा, सेट ए और सेट बी, तो कुछ 70 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपका सैलरी फिर कोई माइकल आज हिला नहीं सकता, समझ गए? लेकिन बुक के अलावा होंगे वो, के अलावा सैलरी के दूंगा, डन। बाकी बुकों के अंदर अभी वो जाने वाली है, अभी गई तो उसी लॉ की गई, टैक्स की अभी नहीं गई भाई, देखो टैक्स में आए थे, आपका नया चैप्टर स्टार्ट होते होते आ जाएगी, एक चैप्टर तो आप सैलरी 10-20 रुपए की फोटो कॉपी करवा लो, नहीं तो मैडम को बोलो आगे दे देंगे। ऐसा बहुत है, मैडम अभी पर्स से कुछ गड्डियां निकाल रही थी 500-500 की। चलो जी कर ले स्टार्ट आज की क्लास को। अब ना बहुत अच्छे तरीके से सुनना, प्लीज आ जाओ जी। परक्यूजिट्स में हम लोग करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स होंगे, जरा ये कवर करते हैं। टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट फ्री लोन। क्या नाम है? फ्रिंज बेनिफिट का सबसे पहला है इंटरेस्ट फ्री। बहुत अच्छे तरीके से सुनना, इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब क्या हुआ जी? एम्प्लॉयर गया एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय गया एम्प्लॉयर के पास, और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से बोला कि मालिक हो आप मुझे लोन दे दो बिना इंटरेस्ट के, या एम्प्लॉयर ने अपनी इच्छा से अपने एम्प्लॉय को बिना इंटरेस्ट लोन, अगर वो बैंक जाता तो इंटरेस्ट देना पड़ता है या नहीं, और आज उसको क्या मिला? इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन दिया। कंसेशनल मतलब क्या होता है? मार्केट रेट 11% है, बॉस ने 5%, डिफरेंस क्या है? 6% का। सुनते रहना, ठीक है? इंटरेस्ट फ्री लोन के अंदर मैं अभी आपको ये चाहो तो नोट भी करा दूंगा, बट पहले ये सुनो ध्यान। ये एम्प्लॉयर है,
ये एम्प्लॉय मेरा भाई है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया और ये लोन है इंटरेस्ट। लोन दिया 5 लाख का, कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। पहले तो आप ये बताओ सिंपल सी लैंग्वेज में, एम्प्लॉय का फायदा हुआ या नहीं? फिर इसको फ्रिंज बेनिफिट बोलकर, परक्यूजिट मानकर इसको क्या कर देते हैं, तो टैक्सेबल कर। ठीक है जी, क्योंकि नहीं, बेनिफिट लोन तो इंटरेस्ट फ्री मिला ना, लेकिन जो इंटरेस्ट का जो आपका पैसा बचा उसको इनकम मानकर उस पर टैक्स मिले। पूरा पैसा नहीं लेंगे। जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट 1 लाख बच गया, तो आपसे इनकम टैक्स वाला 1 लाख नहीं लेगा, उस 1 लाख के ऊपर लगने वाला टैक्स लेगा। बहुत खतरनाक लोग हैं इनकम टैक्स वाले सारे भारत में। स्टेप बाय स्टेप तरीके से पूछा है, और उतने ही तरीके जो है इन्होंने निकाल लिए टैक्स बचने के, है ना। आम आदमी को फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। टोटल टैक्स पेयर भारत के अंदर, मैं आपको रिटर्न का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा भी, टोटल भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ के आसपास है, जिसमें 8 करोड़, पौने 8 करोड़ लोग, 7.75 करोड़ लोग हैं वो ही टैक्स की पेमेंट, ITR भरते हैं। पेमेंट नहीं करते, भरते हैं ITR। तो से कुछ करोड़ ही टैक्स, गरीब है वो। कितने हैं ये? 140 करोड़ यहाँ है, सामने 20,000 बंदा है, क्या करेगा? सरदार थोड़ी है 20,000, जो एक सरदार 1.25 लाख में भाई। पापा जी, तो इनकम टैक्स वाले हैं, समझ रहे हो? टैक्स वाले 20,000 30,000 लोग हैं, वो क्या है 140 करोड़ लोगों पे भारी पड़ेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम टैक्स हमारा मजबूत, एक्ट बहुत मजबूत है, लेकिन एक्ट को फॉलो करवाने वाले जितने भी वहां बैठे हुए हैं सब रिश्वत। सॉरी, मैं अपलोड मुझे ही करनी है ना, काट के करूंगा। हाँ, बहुत काफी अच्छे भी हैं, ठीक है। वहां जो बैठे हैं बहुत सारे, जो मोस्टली जो वहां पर है वो करप्ट है। कुछ बहुत अच्छे हैं कि आपके रिश्तेदार वगैरह अच्छे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये लोग अगर चलाना चाहे ना, बहुत अच्छा चले, इनकम नहीं है। लेकिन मोदी ना बेवकूफ नहीं है, बस ये कर रहा है कि वो ना अपनी भर्तियां कर रहे हैं, लोग बुला रहा है, लोग आएंगे। जितने लोग रिटर्न भरे हैं ना अभी, सबको धरा जाएगा। अभी ना अभी तो कभी ना कभी धरेंगे। समझ ये बात को। चलो हम वापस आ रहे हैं। क्या बात चल रही थी? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया लोन, प्लस फ्री लोन दिया है, बोला ला भाई क्या दे, इनकम टैक्स वाला आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय की इनकम यहाँ पर कितनी हुई? तो आप में से कोई कौन बताएगा कि 5 लाख रुपए का लोन मिला तो उसकी इनकम कितनी हुई? ए, तूने मेरी क्लास दे रखी है, पहले चुप। ठीक है, बाकी लोग बताओ। सस्पेंस। मार्केट में कितना इंटरेस्ट लगता? तो देखो, HDFC वाला 11% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला 12.5% देता है, इंड बैंक वाला 10.5% देता है, देना बैंक वाला 7% देता है, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.5% देता है। तो अब एम्प्लॉय ये बात बोल रहा है कि तुम मेरी इनकम मान रहा है, बता कौन से बैंक के हिसाब से? सारे बैंकों का रेट क्या होता है? तो नेशनलाइज बैंक में सर्वोपरि टॉप लेवल बैंक कौन सा है? तो इनकम टैक्स कह रहा है जो भी उस वक्त का SBI का लैंडिंग रेट होगा, मैं मान लूंगा कि इनकम उस, पर मान लो SBI का लैंडिंग रेट क्या है, 12%। तो साल की तेरी 60,000 रुपए की क्या है, इनकम है, और ये तेरा टैक्सेबल इनकम मानकर मैं इसको चार्ज करूँ। ऑल वेल, सही है भाई? क्या? हाँ, तो ठीक, तो तेरी इनकम नहीं होती ना फिर। तब क्यों लेते? तब तो आपका एक्सपेंडिचर होता।
तब इनकम हो। और क्या, सुनो मेरी बात, आप यहाँ क्या है, अगर आपने एक्चुअली में एसबीआई से लिया होता तो आप 60,000 जेब से देते। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर है, टैक्स वाला कह रहा है ये 60,000 जो आपने नहीं दिया वो आपकी इनकम का नहीं लूंगा। 60,000, 60,000 पर टैक्स लूंगा, कुछ परसेंट जो हम एंड में कैलकुलेट करेंगे पे टैक्स लूंगा, पूरा थोड़ी लेंगे, वरना वो लोन ही लेगा। तो भाड़ में या साले में जा रहा हूँ इंडिया छोड़ के, सारा पैसा थोड़ी लेगा वो। ठीक है जी, है ना। तो उस समय का जो भी एसबीआई का लैंडिंग रेट होगा टैक्स। ऑल वेल, अब अगले कुछ पॉइंट सुनो। जो पैटी लोन्स होते हैं ना, पैटी लोन सुनते, छोटे छोटे पैटी, कैश बुक भी सुना होगा आपने। लोन अगर पूरे साल में 20,000 रुपए तक लिया, एक बार में नहीं, तो 19,999 हर बार डेली आ जाएगा लेने पे। 19,999, दोपहर 19,999, शाम को। ओवरऑल पूरे साल में 20,000 रुपए का जो लोन, 20,000 तक का जो लोन लिया है, वो ओवरऑल मिलाकर ये नहीं मानेंगे कोई भी टैक्स ऊपर वाले। लोन जहां तुम्हारे 21,000 हो गया ओवरऑल फुल, उसका मैं इनकम मानूंगा। समझ गए, है ना जी। एक दो बात और है, मान लो लोन किसी प्रेस्क्राइब डिसीज के लिए, सीबीडीटी ने ना कुछ डिसीज प्रेस्क्राइब की हुई, कौन है, अब सुन लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसने कुछ स्पेसिफाइड डिसीज बता रखी है, मान लो कि, अब वो डिसीज के नाम नहीं ले रहा मैं, वो क्वेश्चन में प्रेस्क्राइब डिसीज होगा, समझ। प्रेस्क्राइब डिसीज से अगर लोन लिया, आपने लोन लिया है इंटरेस्ट फ्री, तो सोचो आप कितने परेशान हो, आपको हाई लेवल की बीमारी हो गई, मान लो कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, नाम से ही डर जाता है आदमी। ब्लड कैंसर हो गया, आपने लोन लिया 5 लाख का, आपके मालिक ने आपको दिया, आपके पैसे बच गए इंटरेस्ट के, वही इनकम टैक्स वाला आ जाए, बिल्कुल ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच देखा है, वो कहीं भी कुछ शू, वहीं खड़ा हो जाए, लाओ भाई। वो फिर आ गया, उस ब्लड कैंसर था, वो पता है नहीं, ऑस्ट्रिच तो होगा थोड़ी देर बाद। एम्प्लॉय को ब्लड कैंसर है, उसने 5 लाख का लोन लिया, और इनकम टैक्स वाला पहुंच गया लाओ टैक्स। वो पता है क्या करेगा, वो पहले इंजेक्शन जाएगा, अपने से खून निकालेगा, पे डालेगा, साले अब तुझे भी ब्लड कैंसर। ठीक, तो ब्लड कैंसर पे मैंने लोन लिया, तू मेरे से टैक्स लेने आ गया, तेरे को शर्म नहीं आ रही, है ना। तो कुछ प्रेस्क्राइब डिसीज पर आपको माफी है ना, आपको माफी है। लेकिन अब एक बात बताओ, प्रेस्क्राइब डिसीज पर मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन मिला, और उसी डिसीज पर मेरे को वहां से मेडिक्लेम मिल गया, तो एम्प्लॉय तेज है, फिर डबल बेनिफिट नहीं उठा रहा। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है ना, तो फिर वो टैक्स होगा, मतलब लोन पे टैक्स लगेगा अगर आपको क्लेम मिला हुआ है। वहां से क्लेम ले लिया या फिर लोन ले लो, तेरे तो मजे है भाई। लगता है तू प्रेस्क्राइब डिसीज के नाम से इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहा है, ऐसा वो कई लोग करते हैं भाई। मुझे अभी पता चला कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, मेरी वाइफ बता रही थी, प्रधानमंत्री ने एक योजना स्टार्ट करी, बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट करता रहता है वो, जो जिनके जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, मदर है, प्रेग्नेंट मदर, क्या होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6,000 रुपीज दे रही है सबको, कोई भी जो भी प्रेग्नेंट है, ठीक है जी। ये नहीं पता क्या जो भी मिलता है, मेरे को भी मिले थे। अच्छा सुनो। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो बीच में खा जाते हैं क्या पैसे, अकाउंट में 4 देते हैं, बीच में मीडिएटर लोग खा जाते हैं, 4,000 मिलते हैं, जो भी 4,000 रुपये मिलते हैं। तो भाई क्या होता है, ये इसके अंदर भी लोगों ने क्या करे, फ्रॉड करे, कई लोग बिना प्रेगनेंटी के पहुंच गए। एक दो बार तो 2-4 आदमी पहुंच गए भाई मुंह पे। उन्हें अच्छे से सुना नहीं था बाहर बोर्ड, अरे भाई मैं भी हूँ मुझे भी दो, तो आंगनबाड़ियों ने भगाया है साले। इंडिया में कुछ भी हो सकता है।
तुम प्रेस्क्राइब डिसीज के नाम पर तुम पैसे ले रहे हो क्या? ये इन्होंने बोला कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, वो इंश्योरेंस क्लेम फिर आपको वो टैक्सेबल देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया, पढ़ते हैं। आ जाओ बेटे। फ्रिंज बेनिफिट्स में नंबर 1 इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन है। कह रहा है अगर पैटी लोन है और अमाउंट 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है इन द ईयर, एग्रीगेट वैल्यू, तो फिर वो सच लोन्स आर रेफर टू एज पैटी लोन, नो अमाउंट शैल बी टैक्स, कोई भी अमाउंट टैक्सेबल। बट लोन अदर देन पैटी लोन होगा, कह रहा है एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड सफरिंग फ्रॉम डिसीज। तो ये भी क्या होता है, ये भी एग्जाम्पल अगर किसी डिसीज के लिए मिला हुआ है। पढ़ते हैं। नो रिएम्बर्समेंट इज रिसीव अंडर एनी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम पर हम अगर प्रेस्क्राइब डिसीज आपने लिया है तो ऑल वेल है। रिएम्बर्समेंट इज रिसीव, अगर रिएम्बर्समेंट रिसीव हो गई तो परक्यूजिट वैल्यू हम मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ इन विच द रिएम्बर्समेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। फर्दर पार्ट ऑफ द मंथ शैल ऑल्सो बी टेकन एज फुल, जैसे कि 6 महीने 4 दिन, पूरा 7 महीना। क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर आपको रिएम्बर्समेंट मिला है वैल्यू को क्या माना जाएगा, वैल्यू मान लीजिए। ऑल वेल। चलो नहीं नहीं आप समझे नहीं, सब सुनो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, प्रेस्क्राइब डिसीज, एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया ना। टैक्स वाले कह रहे हैं प्रेस्क्राइब डिसीज के लिए मैं आपसे टैक्स नहीं लेता, ये आपकी इनकम है इंटरेस्ट, लेकिन मैं टैक्स नहीं लूंगा। उधर से क्या हुआ, बंदे को मेडिकल इंश्योरेंस, तो जब आपको मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिल गया है तो आप ऑलरेडी यहां से इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों ले रहे हो, तब ये इंटरेस्ट फ्री लोन पूरा परक्यूटेड वैल्यू आ गया समझ। चलो कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो एसबीआई का रेट माइनस इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो माइनस करो। तब सुनना जी, एम्प्लॉयर ने अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो क्या कर देंगे, माइनस कर। समझ गए बात को, नहीं किया तो पूरा का पूरा। ठीक है, लिखने का मन कर रहा है, एक काम करो लिखो, मैं लिखवाता हूँ। क्या बुक आई है, वो एक ट्रैक्टर में आई होगी ना बेटे, कम है अभी और भेजेंगे। तो मेरी टैक्स की और लॉ की पता। चलो चलो भाई प्यारो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नोट करो, हेडिंग डालो बेटे, बाद में बात करेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन और टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट एज पर एसबीआई का लैंडिंग रेट माइनस अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड टू एम्प्लॉयर, ब्रैकेट में लिख लो इफ एनी, जरूरी थोड़ी पे ही किया हो,
अभी अभी शादी हुई है मेरी। शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, पीछे कुछ हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, अब यहां लिख लो मेरे प्यारो एक्सेप्शन। क्या लिखना है? एक्सेप्शन। नंबर 1, इफ लोन अमाउंट एग्री ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर does not exceeds is 20,000. And number 2, if loan is taken for treatment of prescribed disease, लोन क्यों लिया है? ट्रीटमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब डिसीज, और ये डिसीज किसने बता रखी है? पीडीटी ने। यहाँ पर मेरे को कुछ लिखवाना है तो इसके अंदर इफ असेसी एक बार और देख लेते हैं, अगर बच गया तो फिर इफ असेसी नहीं, मैं इस साइड को दूंगा, ठीक है। इफ असेसी गेट्स एनी reimbursement from insurance company under medical policy and such amount not repaid to employer, then it will be taxable. ठीक है, एक पॉइंट और, इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस। मतलब 5 लाख का लोन लिया है, 2 लाख रिपे कर चुका है, 5 लाख पे कटेगा। इंटरेस्ट इज calculated on maximum monthly आउटस्टैंडिंग बैलेंस। डन है जी। क्वेश्चन दो एक, छोटा सा। कोई आज एब्सेंट भी है क्या? अच्छा, एक उसकी तबीयत खराब है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एग्जाम्पल। पर्टिकुलर डेट ऑफ लोन, अमाउंट, डेट, persons
SBI रेट में रिकवरी कवर्ड, मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से जो रिकवर किया है। हाउसिंग लोन लिया है 1/10/23 को, रिकवर कुछ नहीं किया है, एक्स से लिया है, SBI का रेट 10%। कार लोन 1 अप्रैल 23 को लिया है, 5 लाख का कवर किया है। इंडिविजुअल केस है सारे। प्रेस्क्राइब डिसीज के लिए लिया है, लाख का लोन, रिकवर कुछ नहीं किया है। जेड से SBI का लैंडिंग रेट है 14.5%। होम थिएटर सिस्टम लिया है, 20 लाख है बेटे। हाँ भाई, 1 0 हटा दो। अच्छा, 4,000 रुपीज गवर्नमेंट रिलीज करती है, 4,000 की स्कीम है। इंडिविजुअल केसेस है, नीचे इंटरेस्ट निकालो जरा, टैक्सेबल वाला, देखें कितना ज्ञान मिला है तुम्हें इस टॉपिक से। अभी तक वो लिखा नहीं था, बहुत लेट है। चलो 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 फटाफट। हाउसिंग लोन 1 अक्टूबर को लिया है, तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का, 8 लाख का 6 महीने का इंटरेस्ट 40,000। वेरी नाइस। और कार लोन कब लिया? 1 अप्रैल को, पूरे साल का लगेगा कितने? 11%। क्या आएगा? दूसरा है 20 लाख रुपए का 14.5, कैलकुलेट करो। एक बेवकूफ, प्रेस्क्राइब डिसीज नहीं है। चौथा करो 19,000 का 14. यस, देखो जी, फोर्थ 19,000 है, बोले ना इंडिविजुअल केस है, पैटी लोन है, एग्जाम्प्ट है। फिफ्थ 20,000 है, प्रेस्क्राइब डिसीज है और कुछ नहीं, रिकवर रिकवर कुछ नहीं है, तो फिर एग्जाम्प्ट है। इसका तुम्हारा 40,000 आया होगा, इसका 55 आया होगा। कैसे आया? तो 80 नहीं, 8 लाख का 10% रिकवर कुछ नहीं किया, और 6 महीने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को मिला, तो ये 1 अप्रैल को मिला है, तो डन है। कोई दिक्कत? क्या मुझे सॉल्व कराने की जरूरत है? कोई भी ऐसा बच्चा जो पूछना चाहे पूछ सकता है।
आ गया सबको? रिकवर्ड कुछ नहीं है? क्या कार लोन पे? हाँ 11। कोई डाउट है तो पूछ लो। डन है? चलो भाई चलो, अगला अगला नेक्स्ट। सब सुनो सब ध्यान से। अगर मैं अपने नोटिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं, यार अभी करना, अभी सुनो। अगर नोटिंग वाले हिसाब से चले, जैसे हम आप लोग लिख रहे हो, तो परक्यूजिट आपने हेडिंग बनाई है, और इस परक्यूजिट के अंदर सबसे पहले आपने आरएफए टॉपिक डाला होगा, और आरएफए के अंदर सबसे पहले आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाला होगा, लाइसेंस। फिर आपने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डाला होगा, तो यहाँ 31 अगस्त वाला साइड किया होगा और 1/9 वाला साइड किया। ये पूरा का पूरा आंसर निकलेगा, ये निकलेगा कौन सा? अनफर्निश वाला। फर्निश क्या होता है? अनफर्निश प्लस में 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर मालिक के खुद का है या रेंट, और अगर कुछ एम्प्लॉय से रिकवर किया है तो एसी। ये पूरा टॉपिक किसका है? आरएफए का। ये परक्यूजिट नंबर 1 था, और परक्यूजिट नंबर 2 क्या है आपका? ये वाला इंटरेस्ट फ्री लोन और ऑल वेल। बेटे सुन ये वाला। बेटे एक बार बता, तूने मुझसे 5 लाख का लोन लिया, 2 लाख रुपए चुका दिए, इंटरेस्ट कितने रुपए पे लगेगा? यही वही कह रहा है, मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बचा है उस पर लगे, 5 लाख में थोड़ी लगेगा, गुजरों का ब्याज थोड़ी है। 5 लाख देगा तू, बेशक उसको 490 वापस दे, ब्याज तेरे में 5 ही का लगे। उनका अपना ब्याज होता है। ठीक है, डन। चलो भाई, अब ना प्लीज हो जाए, साथ साथ नोट ही कर लो। मैं अगले चैप्टर से कराया था ना, पीटी पूरा करेंगे साथ में। पहले मैं सोच रहा था बुक से कराऊंगा, क्योंकि तो बच्चों की सर, लेकिन वो ऐसे ही करते हो, बुक से साथ में पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले हेडिंग बनाओ, लिखो ऑब्लिगेशन। अभी परक्यूजिट नंबर 3 चल रहा है। कौन सा? परक्यूजिट नंबर 3, फ्रिंज बेनिफिट। बुक के हिसाब से मैं आपको पूरा परक्यूजिट बता रहा हूँ एक से, ठीक है? नहीं समझे? परक्यूजिट की जितनी भी ये लिस्ट है ना, ये मैं एक एक करके नंबर से बताऊंगा। ये देखो आपकी बुक के अंदर परक्यूजिट का जो पहला पेज है, ये है ना पूरा। मैं आपको ये पूरा का पूरा बताने वाला हूं, एक एक करके लिखवा कर। अभी मैंने क्या बता दिया? आरएफए हो गया, एसीआर हो गया, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, और एक और हो गया हमारा, ये इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया। इंटरेस्ट फ्री लोन हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 3 हो गए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, ऑब्लिगेशन ऑफ एट बाय, और ऐसी मैं एक एक करके बताऊंगा, एंड में टिक मार लेंगे, पूरा हो जाएगा। डन? क्या ये मेरा सीक्वेंस? ओके, तो आ जाओ जी, लिख लो ऑब्लिगेशन। कहाँ गया पता नहीं। हेडिंग बना लो, ऑब्लिगेशन, और पहले ना हर टॉपिक को समझेंगे। एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन करी, ऑब्लिगेशन, और किसने पूरी करी? जैसे सर्वेंट को पैसे देने थे, सर्वेंट रखना था, एम्प्लॉय ने सर्वेंट रखना था, महीने में कुछ खाना पीना बना के, बर्तन वर्तन धो के, झाड़ू पोछा करके 10,000 रुपए ले लेते। मालिक ने बोला ये ले नौकर, क्या करेंगे?
10,000 बचे, ऑब्लिगेशन किसकी थी, नेट किसने करी, पहला पॉइंट। कोई टैक्स था, मान लो इनकम टैक्स था एम्प्लॉय का 10,000 रुपए का, मालिक ने कहा मैं पे कर दूंगा, तू टेंशन मत लिया कर, तू बस कंपनी के बारे में सोच, तेरे बारे में मैं सोचूंगा, मालिक ने पे। तो जितनी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की होती है वो अगर एम्प्लॉयर पे करते, पूरा का पूरा परक्यूजेट मानकर फुल्ली टैक्सेबल। क्या करते हैं, यानी कि जब आपसे बोले ना वो ग्रॉस सैलरी निकालो, ये वाला जो पॉइंट आएगा इसका पूरा अमाउंट ऑल वेल, सही है आया, तो नोट करें, ये क्वेश्चन नहीं है, इसका अगला कराऊंगा उसका क्वेश्चन है। देखो, एनी ऑब्लिगेशन of the employee paid by the employer which otherwise would have met by the employee himself। कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की किसने पे कर दी, जो पे किसको करनी थी, ठीक है, रूल क्या है मेरे बच्चे, फुल एग्जाम्पल ले लेते हैं इनके, रिवीजन करते समय याद रहेगा। देखो, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी, वेरी नाइस। एजुकेशन फीस ऑफ एम्प्लॉयज चिल्ड्रन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। क्या आप सबको याद है ये प्रोफेशनल टैक्स में खुला 3 की क्या मिलती है, सेक्शन मिलती है, याद है सबको, ये वही प्रोफेशनल टैक्स है जो एम्प्लॉय का ड्यू हो गया, और ये कुछ 2,000-2,500 रुपए होता है, की तनख्वाह है 2 करोड़। यार बड़ी शर्म की बात है मेरे लिए कि मेरे एम्प्लॉय के 2,000 ड्यू है, मालिक ने खुद ही पे कर दिया, रिक्विजिट हो गया, ऐड कर दो। अब आप बोलोगे सर 2-2 हजार भी ऐड करवा रहे हैं, बेटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पता है ना, 2,000, 3,000, 10,000 ऐसे जोड़ जोड़ के एंड में लाखों हो जाए। प्रोफेशनल टैक्स, या एक और पॉइंट लिख ही लो, सर्वेंट इंगेज बाय एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉय, पेड बाय द ऑल वेल। अच्छा, जो रिकॉर्डेड सुनते हो तो वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं आता ना, सही है, चलो। तो अभी तक हमने परक्यूजिट्स करे, कितने करे, नंबर 1 आरएफए पूरा स्लॉट याद है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि आरएफए पूरा का पूरा डाल दे, पूरा क्वेश्चन दे दे आरएफए, चीज है अमेंडमेंट है, तो तैयार है ना आरएफए के। आरएफए के बाद इंटरेस्ट फ्री लोन डन है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल डन। पर नेक्स्ट सुन लो, पहले सुन लो, हेडिंग बना लो पहले, क्या नंबर दिया था, 3, तो 3 दिया होगा,
नंबर 4 लिखो, यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स मूवेबल एसेट। क्या हुआ भाई, एम्प्लॉयर का कोई मूवेबल एसेट्स है जो कि कौन एम्प्लॉय यूज कर रहा है, की बात है कर भाई। लेकिन अगर वो अपने जेब से लेकर आता तो मिल गया कहां से, मालिक से। हाँ भाई, तू इंजॉय कर, मुझे टैक्स दे। समझ गया बात को, मैंने बोला इसके अंदर भी खिलाएगा ना अभी, उस पर भी टैक्स मांग लेगा, समझ गए। लेकिन एक दो चीजों को छोड़, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लैपटॉप यूज करने के लिए दिया है, इनकम टैक्स वाला लैपटॉप को इनकम, बताओ क्यों। हाँ जी, अरे भाई वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप किस खुशी में दे रहा है, ताकि रात को 1 बजे भी फोन कर सके, ओ बेटे वो खोलना है एक बार बस 2 मिनट का काम है ना। वो लैपटॉप नहीं, वो सरदर्दी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में बोला गया है कि लैपटॉप वगैरह, अगर लैपटॉप और कंप्यूटर दिया गया है तो वो करने पर टैक्सेबल नहीं है, इसके अलावा बाकी चीजों पर, और कार भी नहीं। कार के लिए अलग टॉपिक है, कार का एक पूरा टॉपिक है मोटर कार, तो वहां टैक्स करें। बस लैपटॉप और कार को छोड़कर बाकी कोई भी मूवेबल एसेट्स प्रोवाइड की है, जैसे मोटरसाइकिल, है ना जी, और भी कुछ मूवेबल एसेट बहुत होती है, कोई फ्रिज दे दिया, एयर कंडीशन दे दिया, कोई भी मूवेबल एसेट्स दे दी सर, यहाँ पर आप यूज जो करेगा उस पर लगेगा टैक्स। ऑल वेल, अब आंसर दो मुझे कि वाला तुम कितनी है डेप्रिसिएशन, बहुत दिन पहले पढ़ा था, भूल गया, आगे बताओ अरे सिंपल सिंपल, अभी आरएफए फर्निश्ड याद है, अगर एम्प्लॉयर के खुद का हो तो फर्निश्ड याद है, यहाँ भी पुट, अगर मालिक के खुद का एसेट है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ट्रीटेड एज परक्यूजिट, और है भाई, कोई दिक्कत किसी को, तो चलो फिर कर लेते हैं इसको, हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स मूवेबल एसेट्स के अंदर लिखो, नंबर 1 कंप्यूटर एंड लैपटॉप, provided by employer, tax free purchases। कंप्यूटर लैपटॉप और इसके ऊपर लिख लो, इसके ऊपर एक्सेप्ट कार, कार टैक्स फ्री नहीं है, बस इस टॉपिक में नहीं आता। डन मेरे भाई, एनी अदर एसेट्स में अगर एनी अदर मूवेबल एसेट्स है, देखना है भाई, इफ ओन्ड बाय मालिक, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, इफ ऑन रेंट, या क्या है, रेंट पे। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है देन 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टैक्सेबल, और रेंट पे है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। क्या बेटे,
10 था वहां भी और यहाँ भी। एक्चुअल हायर चार्जेस सही है बेटे, डन है। तो कितने परक्यूजिट्स हो गए? आ रहा है ये पूरा याद? एक आरएफए, आरएफए में पूरा एक होलसेल है। गवर्नमेंट के लिए अलग है, प्राइवेट के लिए अलग है, अनफर्निश्ड अलग है, फर्निश्ड अलग है, एकोमोडेशन एंड कंजेशन। अनफर्निश्ड हो फर्निश्ड हो उसके अंदर पॉपुलेशन का वो सितंबर के बाद का, सितंबर ऑनवर्ड्स अलग है और अगस्त का अलग है, तो वो पूरा कॉम्बो है। फिर इंटरेस्ट फ्री लोन, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय, एंड नंबर 4 विल बी ट्रांसफर ऑफ सॉरी यूज ऑफ। नंबर 5 अभी निकल ही गया मेरे मुंह से, यही था। अभी सुनना, नंबर 5 चार हो गए ना? हाँ, नंबर 5 सुनो बेटे। अब मान लो कोई एसेट्स, मूवेबल एसेट्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सेल कर दिया, दान वान दे दिया, ठीक है। तो सेल नहीं बोला इन्होंने, सेल बोलते तो नैरोअर वर्ड है। ट्रांसफर में सब कुछ आ जाता है, पे भी दिया हो तो भी टैक्स लेंगे, हाँ, फ्री में भी दिया हो तो भी टैक्स लेंगे। तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को मूवेबल एसेट्स ट्रांसफर कर दी। मान लो एम्प्लॉयर की कार थी और वो कार की असल वैल्यू 8 लाख रुपए थी जब एम्प्लॉयर ने खरीदी, और 3 लाख रुपए में एम्प्लॉय को दे दी। ले जाया, तू क्या याद रखेगा? एम्प्लॉय का कितना फायदा हुआ? 5 लाख का। इनकम टैक्स वाला उतने अमाउंट पे क्या मान लेगा? बेवकूफो, 5 लाख का फायदा हुआ ही नहीं। जब खरीदी तो 8 लाख की थी, आज भी इतनी। गाड़ी के बारे में तो कहते हैं शोरूम से निकल जाए रेट उसके हाफ तो नहीं बोलेंगे, मोबाइल मतलब कम हो जाते हैं। आप मोबाइल ले आओ तो आपकी 40% रेट बाहर आती खत्म। फोन अगर 1 लाख का लिया है तो आपका आईफोन 70,000 का कोई नहीं पूछेगा आपसे, समझ लो। तो वहां फायदा क्या हुआ? 8 लाख में से 3 लाख माइनस नहीं करने, पहले 8 लाख से पूरा डेप्रिसिएट, तब बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? WDV, मतलब पूरा जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या कर लेना है। अब क्या ये है कि डेप लगाएं किस रेट पर, ठीक है। रहना, सब सुनना बहुत अच्छे से, पूरा प्रोविजन कंप्लीट कराता हूँ। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंप्यूटर या लैपटॉप ट्रांसफर नहीं यूज किया हो तो वो तो एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर किया मतलब लैपटॉप था 1 लाख का, बेच दिया 50,000। बताओ लैपटॉप की वैल्यू क्या होती है? तब खरीदने के बाद उसकी वैल्यू कितने साल तक चलता है लैपटॉप? 3-4 साल। अब जैसे हम लोगों का लैपटॉप है, ये 2 साल में बेच जाता है। तो ये यूज ही इतना है, 12-12 घंटे रिकॉर्डिंग होती है। तो डर जाता है, ये अभी बहुत गर्म हो रहा है इस टाइम। ये जो है गुस्सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, बहुत रिकॉर्डिंग होती है। हमारा वैल्यू, वैल्यू में ऑफिशियल डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है। इनकम टैक्स कह रहा है अगर कंप्यूटर लैपटॉप ट्रांसफर किया 50% WDV पर एनम माइनस करते, 50% WDV। कार ट्रांसफर की है तो कार तो 2 साल में खत्म नहीं होती, 30% WDV। ऑल वेल, इसके अलावा कोई भी और एसेट 10% एसेट, मतलब हर साल 10-10 माइनस करते हैं, अब खत्म। एसेट से इतनी सारी सबकी लिस्ट देंगे तो बंदा सीए थोड़ी करेगा, डेप का रेट पढ़ने का कोर्स करेगा, समझ गए। 50% इन द केस ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप WDV से, 20% इन द केस ऑफ कार, एंड 10% एसएलएफ।
और डेप्रिसिएशन लगेगा कंप्लीटेड ईयर पर। कंप्लीटेड ईयर मतलब पूरे साल पर। जैसे एसेट्स जो थी वो 3 साल 6 महीने की वैल्यू थी एसेट्स, तो 3 साल का लगेगा। साल 11 महीने 28 डेज की वैल्यू थी तो भी ऑल वेल डन। कोई समस्या किसी बच्चे को? अरे मेरा धंधा थोड़ी है, कर रहा हूँ पीजीबीपी में आएगा ना, वो लगता है बिजनेस वाले पे, ये तो एम्प्लॉय पे लग रहा है ना। ठीक भाई, कर लें, स्टार्ट करें, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। आ जाओ, लिखो नंबर 5। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स बाय द एम्प्लॉयर at concessional rate. Taxable value is equal to बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस सेल प्राइस। तो जो 8 लाख की कार थी, मान लो 5 साल पुरानी थी, 5 साल का 20% WDV निकाल के वैल्यू जो आएगी उसमें से 3 लाख माइनस। तो रेट बता दूं, कंप्यूटर और लैपटॉप 50% पर एनम बाय WDV। कार मेरे प्यारे बच्चों 20% पर एनम बाय WDV। Any other movable assets 10% per annum by SLM। क्वेश्चन दे दूं? ये क्वेश्चन अभी 2-3 परक्यूजिट सॉल्व करते हैं, फिर करेंगे, फिर एक फुल फ्लैच क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो जी रिपीट कर रहे हैं। परक्यूजिट्स हम लोगों ने स्टार्ट किए और सबसे पहले मैंने आपको आरएफए करवाया। पर रिपीट करूं आरएफए पूरा, चाहिए किसी को? कर लेते हैं। आरएफए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है, टैक्सेबिलिटी होगी उस एरिया की लाइसेंसिंग। आरएफए अगर प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है, टैक्सेबिलिटी होगी डिपेंडेबल कि वो आरएफए कौन से टाइम पे मिला, या अगस्त और सितंबर के बीच का एक क्लैश है। पहले हम अनफर्निश्ड आरएफए निकालेंगे। 1 अप्रैल से 31/8 तक का आरएफए अनफर्निश्ड निकलेगा। अगर घर एम्प्लॉयर के खुद का है, अप टू 10 लाख पॉपुलेशन है, 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख 1 से 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी, अब 25 लाख है तो 15%। और 1 सितंबर से 31 मार्च की बात अगर करते हो, वहां पर 5% ऑफ सैलरी अगर अप टू 15 लाख है, 15 लाख 1 से 25 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, अब 25 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी। 15 से 40 के बीच में 7.5 है, अब 40 लाख है तो 10% ऑफ सैलरी। अब दोनों ही सिचुएशन में सैलरी का मतलब होता है बेसिक कमीशन किसी समय का, डीए फॉर्मिंग पार्ट, मॉनेटरी बेनिफिट और टैक्सेबल पार्ट ऑफ ऑल अलावेंसेस। कभी भी सैलरी कैलकुलेट करते वक्त नेवर इंक्लूड एनी अमाउंट ऑफ एरियर, एडवांस और एनी अमाउंट ऑफ ठीक है जी, डन था। ये सब निकला अनफर्निश्ड। प्लस कर दो अगर फर्निश पूछा है तो फर्नीचर की एक्चुअल कॉस्ट का 10% अगर मालिक के खुद का है और हायर चार्जेस। तो इससे पहले मैंने बताया था 15% ऑफ सैलरी एक
1 अप्रैल से 31 अगस्त तक अगर मालिक ने रेंट पर लेकर दिया है तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट एवरेज, और अगर 1 सितंबर से 31 मार्च है तो 10% ऑफ सैलरी। ये डन हो गया। और अगर कोई पैसे रिकवर किए एम्प्लॉय से तो माइनस करना है अकोमोडेशन। ऑल वेल। नंबर 1 था ये RFA। नंबर 2 इंटरेस्ट फ्री लोन। SBI के लेंडिंग रेट से चार्ज कर दो जितना भी इंटरेस्ट फ्री। 12% का रेट था, 6 चार्ज किए तो 6 माइनस कर दे चार्ज किए। ठीक है। 20,000 तक के पैटी लोन पे कोई भी नहीं है, प्रेस्क्राइब डिसीज पर कोई नहीं है, बशर्ते मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम ना की। ऑल वेल। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मंथली के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। नंबर 3 परक्यूजिट है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉय। कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर देता फुली टैक्सेबल सब्सटेंस। नंबर 4 एम्प्लॉयर का मूवेबल एसेट्स यूज कर रहा है, कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहा है, टेंशन ही नहीं है, फुली एग्जाम्प्ट है। कार इसमें लेंगे नहीं। इसके अलावा कोई भी एसेट्स यूज कर रहा है एम्प्लॉयर का एसेट्स है तो कॉस्ट का 10% ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, और रेंट किया तो एक्चुअल हायर चार्ज। और नेक्स्ट मैंने ये बताया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहा है अपना कोई मूवेबल एसेट। जब भी ट्रांसफर करेंगे टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है, बुक वैल्यू माइनस सेल प्राइस। बुक वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप। डेप का रेट क्या लेंगे, कंप्यूटर होगा तो 20% सॉरी 50% WDV, कार 20% WDV, एनी अदर एसेट्स 10% बाय। ऑल वेल। सैलरी सही है, डन है, आगे बढ़। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट कहता है गिफ्ट वाउचर्स एंड टोकन। ये जितने भी छोटे छोटे पॉइंट आ रहे हैं ना, क्वेश्चन करते वक्त कहीं से भी उठा के दे देंगे आपको, हर पॉइंट जरूरी है। देख भाई, अगर कोई कैश गिफ्ट या चेक में गिफ्ट दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, चाहे 1 रुपए का दिया हो, फुली टैक्सेबल। ठीक है। कोई भी कैश गिफ्ट दिया है मालिक ने एम्प्लॉय को, ये गिफ्ट को टैक्सेबल इसलिए किया क्योंकि यहाँ तो फिर सैलरी देंगे ही नहीं वो लोग। मैंने काम किया, आ जाओ गिफ्ट ले लो, लो भैया अपना 16,000 का गिफ्ट, 22,000 का गिफ्ट, है ना। कर सकते हैं नहीं, ये इंसान है, ये मनुष्य बहुत कमीना होता है वाकई में। और ये जो इनकम टैक्स की मैंने तुम्हें पहले बताया, जो बुक इतनी मोटी है ना, मोटी इन्हीं दिमागदार लोगों ने करी। इन्होंने कहा गिफ्ट 1 रुपए का कैश दो, फुली टैक्सेबल, डन। लेकिन अगर गिफ्ट काइंड में दोगे, 5,000 रुपए तक की वैल्यू है तो एग्जाम। काइंड में क्या गिफ्ट दे देते हैं, वाउचर और टोकन। IPL का मैच आ रहा है स्टेडियम फिरोजशाह कोटला में, मालिक ने 2 टिकट दे दिया यार, बहुत दिन से पकड़ा है तू यहाँ, वाउचर दे दिया, या Amazon का वाउचर दे दिया, पैंतालून का, ऑनलाइन शॉपिंग आती है ना पेटीएम वगैरह पे वाउचर में। अगर उनकी वैल्यू अप टू 5,000 है तो वो टैक्स फ्री। 5,000 1 रुपए है, फ्री टैक्स। तो यहाँ देखो बच्चा गड़बड़ क्या करता है, गिफ्ट काइंड में मिला 7,000 का, वो क्या करता है 5,000 माइनस करता है और 2,000 को फुल। गलत, 1 रुपए भी ज्यादा हो गया ना काइंड का से, एग्रीगेट पूरा अमाउंट विल बी टैक्स। सही है। लेकिन अप टू 5,000 देंगे, अप टू 5,000 देंगे तो डन है। ऑल वेल। लिखो गिफ्ट वाउचर एंड टोकन में नंबर A, कैश वैल्यू और गिफ्ट चेक्स। क्या आंसर आया, और काइंड की अगर बात करते हो
exempted up to maximum of ₹5,000 ब्रैकेट में लिख लो above 5,000 फुल्ली टैक्सेबल। हाँ जी, इंडिविजुअल गिफ्ट पे टोटल पे भाई, ऐसे तो मैं 365 दिन गिफ्ट दूंगा तुझे, महीने की सैलरी 1.5 लाख हो जाएगी तेरी गिफ्ट पूरे साल का। भाई भारत में इतनी भी महंगाई नहीं बढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो कितने हो गए जी गिफ्ट वाउचर एंड पिंज वाले ही चला रहा हूं मैं। अगला सुनो, ये तो बढ़िया है, फ्री रिफ्रेशमेंट एंड मील्स। अब मान लो मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं वैसे मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स सर्विस है हमारा। मान लो मैं एम्प्लॉय होता और उधर से एक समोसा, क्योंकि सुबह से शाम तक पढ़ाते ही रहते हैं, एक समोसा और एक कोल्ड ड्रिंक आ जाती, तो इतने में वही ऑस्ट्रिच फिर आ गया। ठीक है नहीं, टैक्स दे, अच्छा लगेगा। ऑफिस में समोसा खाने की हमारी औकात नहीं है। इस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, मैं एक समोसा खा रहा हूँ, अग्रवाल स्वीट्स का, अग्रवाल का ही होता है पूरे भारत में, समोसे में भी टैक्स लेगा, इतना तो मत करिए जुलम। फिर इनकम टैक्स ने माफी दे दी अगर फ्री रिफ्रेशमेंट और मील आपको मिले। रिफ्रेशमेंट तो होता है, समझ रहे हो, छोटे से बॉक्स में दे देते हैं ना, 4-5 और नमक पारे होते हैं सर, और एक मिठाई केक होता है, अच्छी चीज हम एंड में खाते हैं, है ना। और जब तक वो बचाते हैं, पड़ोसी की नजर उसी पे होती है, वो घट ऐसे छीनता है और खा के भाग जाता है। या केक होता है या गुलाब जामुन होते हैं, है? देख गले से पानी उतर रहा है सबके सब सुनना जी ध्यान से, अगर रिफ्रेशमेंट और मील जो है, स्नैक्स जो है मिले ऑफिस वर्किंग टाइम में, वो टैक्स फ्री। और अगर रिफ्रेशमेंट मिली है रिमोट एरिया में, रिमोट एरिया क्या होता है, जैसे किसी पिछड़े हुए एरिया में एम्प्लॉय को भेजा, वो पहले दिन कोट पैंट टाई वाई लगा के गया, रिमोट एरिया में खड़ा हुआ, पहचान में भी नहीं आता, कीचड़ में लथपथ, फुल पूरी ऐसी काला पीला हो रखा है, और उसको उसी बीच में कुछ खाने को दिया और पहुंच गया ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मतलब इनकम टैक्स वाला, ठीक है, याद रख। ऐसे ही करता है ना, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, पर कार्टून आता था, कहीं भी भाग के पहुंच जाता था। अब वो ऑस्ट्रिच आपसे बोले ला भाई, खाली हाथ में गंदे से कपड़े हो रखे, मुंह पे मारने का मन नहीं करेगा थाली को, साले इतनी मुश्किल से मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ, यहाँ पहुंचा हूँ लदते लदते, और तेरे खाने पे भी टैक्स दो, रिमोट एरिया पे भी टैक्स। इसके अलावा अगर किसी एम्प्लॉय को फ्री है, उतने रुपए प्लेट छोले कुलचे हैं, उतने रुपए तक एग्जाम 50 रुपए प्लेट मिलते हैं अच्छी जगह पे छोले कुलचे, तो 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट है, और उससे ऊपर वाला पूरा अमाउंट। तो ऐसे तो फ्री मील के नाम पे वो हयात होटल ले जाएंगे, है ना। अगर बोलते फ्री मील ऑफ एम्प्लॉय, तो वो हयात जाते डेली लंच करने, कौन जाता, वो केएमपी की मैनेजरियल पर्सोनल, बड़े बड़े एम्प्लॉय, डायरेक्टर जाता, वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रोज हयात जाते हैं लंच करने। बिल आया जी 22,000, ऑफिस काम से खाया था ना, एग्जाम करो। वो तेरे बाप का पैसा साले शेयर होल्डरों ने पैसा दिया है, उसको पैसा, वो क्या है, 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 50 के ऊपर पर मील, नॉट मंथ, मंथ में तो बर्बाद है, पर मील।
ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा फिर। 50 रुपीज पर मील। भारत में अभी तो मेरे ख्याल से अभी 2024 चल रहा है, आई थिंक 50 रुपए में एक आम आदमी का खाना एक टाइम का मिल जाता है, एक टाइम का। नहीं, खाने की बात कर रहा हूँ मैं। 50-60 रुपए में आ जाते हैं ना। नान की थाली आती है 100 रुपए की, 80 रुपए, और छोले कुलचे तो मिल जाते 50 में। एक्स्ट्रा नहीं देता। चलो लिखो इसको। 8.7.7 लिखो। फ्री रिफ्रेशमेंट एंड मील्स। ठीक है भाई, पहला फ्री रिफ्रेशमेंट मिली है, चाय समोसा मिला है, तो भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सबके लिए सेम है। क्या? फ्री मील्स प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया, टैक्स फ्री, और एनी अदर एरिया मैक्सिमम ऑफ रुपीज पर मील इज एग्जेम्प्ट। अरे एक बात बताओ, मालिक ने कुछ अमाउंट चार्ज किया होगा तो माइनस होगा या नहीं होगा? यहाँ एक स्टार बना के नीचे लिख लो। नोट इफ any amount is charged by employer for meal, then such amount is deducted. All well? आ गया समझ में? चलो जी, रिपीट करते हैं। परक्यूजिट पढ़ रहे हैं, नंबर 1। बोलो ना यार, तुम्हारी तो जान ही निकल गई। आरएफए नंबर 2। भाई बोलना भाई। इंटरेस्ट फ्री लोन नंबर 3 ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर नंबर 4। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 करते हैं। ठीक है? सच। मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ठीक है, वो कहीं कहीं वो उल्टा सीधा हो जाता है। अब पूरे दिन लिखनी पड़ रही है ना, तो डॉक्टर बन गया मैं। जब घर पे लिखते हैं ना, घर पे नोट्स, तब मैं बहुत प्यार से लिखता। बातें नहीं। आ जाओ भाई, आ जाओ बेटे। फ्री मील का टॉपिक देख के मील की याद आ गई क्या? अभी तो आए हो तुम 2 बजे, 1 बजे से क्लास थी आज। क्या 5 घंटे?
तुम ना चिप्स वगैरह लेकर आया करो भाई। मैं मेरे को ऑर्डर मिलता है, मैं आता हूँ। फिर भी फ्रीलांसर को भी एक तरीके से बताया तो जाता है, ये थोड़ी मैं बैग लेके चल रहे हट मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी बोलूंगा देखो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, स्पेस अभी कम है। अब ये कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये टाइमिंग आपकी बदल जाए। क्या बेटा, सुपरमैन नहीं है वो लोग, करेंगे, वो लगे हुए हैं। हो जाएगा मुझे लगता है एक हफ्ते के। उसके बाद आपका शायद टाइमिंग स्लॉट में हल्का सा चेंज आएगा। अब हमारा क्या है, अभी बहुत सारे बैचेस होते हैं तो मैनेज करना पड़ता है। चलो जी चलो, टाइम वेस्ट नहीं, अगला। अब क्या है जी, लॉयर, अब सुनो, अभी डिस्टरबेंस हो रही है, सब आ जाओ वापस। एम्प्लॉय काम कर रहा है, थक नहीं जाता एम्प्लॉय काम करके, मंडे टू सैटरडे। इस बार आप लोग बड़े खुश हुए होंगे, संडे की क्लास थी, और एक ने भी भाई साहब ग्रुप में मैसेज नहीं पूछा कि कल की टाइमिंग क्या है। क्या था? अच्छा अच्छा, डिलीट करवा दिया, हाँ। तो तुम लोग के मजे आ गए। ठीक है। अभी क्या होता है कि हफ्ते में रेगुलर 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 क्लास होती है, तो आपको कितनी थकावट हो जाती है, जबकि आप तो 5-6 घंटे के लिए आते हो। और ऑफिस में वो एम्प्लॉय, ऐसे उसको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करते बोला जाता है, एज पर नॉर्म्स, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, कि 7 घंटे की जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, मजा आ जाएगा, हमसे अच्छा मालिक को, है ना। वो अब जॉब पे आता है, और जैसे ही जॉब पे आता है तो वो कब 7 घंटे, 12 और 13 घंटे हो जाते हैं तो खुद नहीं पता। मजबूरी है जॉब करने वाले की, घर चलाना है, 36 EMI होती है, हाउस लोन, होम लोन, ये लोन वो लोन। इसलिए कभी लोन नहीं लेना चाहिए, लोन कभी मत लो। एक लोन और क्रेडिट कार्ड फर्स्ट है, सबसे वर्स्ट। तो लोन देने होते हैं, EMI देनी होती है, रेंट देना होता है, तो वो गधों की तरह पिसता भी है। लेकिन मालिक भी इतना बेकार आदमी नहीं होता, कभी कभी, हमेशा तो नहीं। मालिक कहता है यार इसको एक संडे मिलता है, चल यार इसके लिए कुछ कर। तो आपने नाम सुना, ये क्लब्स होते हैं, वो डीजे वाले नहीं, तो रात को 2 बजे तुम डिक्चिक करते हो, बात नहीं करा। वो क्लब्स होते हैं जहां पर आप अपना स्पोर्ट्स खेल सकते हो, पत्ते वत्ते खेल लेते हो, स्विमिंग कर लेते हो, कुछ लोग दारू पीते जाके। हाँ? हम करेंगे ना जब आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। सुमित सर करते तो है, अभी तो पिछले इसी साल लेके गए थे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को लोहागढ़ फार्म फार्म में गए, रंगमंच, तो ले जाते हैं सर, साल में एक बार जाते हैं, कुछ दिवाली वाली के टाइम। हमारे पेपर चल रहे होंगे उस टाइम अभी सुनो सब, तो भाई क्या है, वो एम्प्लॉय को चाहिए नहीं कि आप लोग बताओ, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो एम्प्लॉय खुद अगर किसी क्लब की मेंबरशिप लेगा तो बहुत महंगा है क्लब, आपको पता है, बड़े बहुत महंगे महंगे। सस्ते से सस्ता क्लब भी भाई साहब 25,000 30,000 ऐसी मेंबरशिप होती है, छोटे लेवल के क्लब की बात करो। मालिक ने कहा ये काम है, तू जा, पैसे मैं दूंगा, डन, परक्यूजिट हो गया, फ्री क्लब फैसिलिटी। फिर मालिक ने जाते जाते वो एम्प्लॉय गेट पे पहुंचा ही था, सुन इधर आ, 10-12 मीटिंग वहीं करा दियो, क्लाइंटों की। तो साले ये परक्यूजिट थोड़ी है, मतलब टोटल क्लब फैसिलिटी मिली मान लो 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मेंबरशिप है, मैं दे रहा हूँ, जाके दारू दूरू स्कूल में नहा और डूब के मत मरियो, पर ही रहियो थोड़ा, जाके खेल, क्रिकेट विकेट खेल, और फिर आ जा मंडे को मेरे पास, ठीक है। वही कह रहा है कि भाई क्लाइंट की भी 2-4 मीटिंग करवा दियो, क्या ये परक्यूजिट है? फिर उस 1 लाख रुपए में क्लाइंट के ऊपर एक्सपेंड, वो क्या हो जाएगा? तो कह रहा ठीक है, वो फिर जाने लगा, फिर एम्प्लॉय, सुन तू बस 5,000 रुपये मेरे को दे,
लाख के मतलब कंसेशन दिया है, वो भी क्या हो जाएगा, ऑल वेल, समझ गए सब। अच्छा, ये क्लब फैसिलिटी और इसका नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, कई टीचर दोनों को एक साथ भी पढ़ा देते हैं, जो कि गलत नहीं है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड दे दिया, चले पकड़ जा, करता रहे शॉपिंग, ऐसा बहुत है, मिलते हैं कई एम्प्लॉयज को क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। मेरे एक दोस्त को मिला था, फिर नौकरी चलेगी उस क्रेडिट कार्ड की वजह से। तो दबा के स्वैपिंग मारी ऐसी, सीधी सीधी जगहों पर स्वैप करा था, मालिक ने कहा तेरी औकात नहीं है, साले निकल यहाँ से। लिटरली मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि भाई यही शब्द बोल के साथ, तेरी औकात नहीं है, वो तो माँ बहन भी करता, सेक्रेटरी बैठी थी। तो तूने ऐसा किया क्या, मैं कहा पूछ क्या नहीं किया। क्रेडिट कार्ड मिलते ही पहले ठेके पे गया, 4 पेटी, 4 पेटी टीचर स्पेशल पहले गाड़ी में लदवाई। मैं कहा देख, तेरे जैसे अगर 2-4 दारू है बेटे, ठीक है, अगर 2-4 तेरे जैसे दोस्त हो, सॉरी 2-4 तेरे जैसे एम्प्लॉय हो, तो फिर उसका साम्राज्य तो रातों रात खत्म हो। कह रहा साले ने तनख्वाह भी नहीं दी मेरी, कह रहा कोई बात नहीं, तनख्वाह तो 40,000 थी, 2.5 लाख का मैंने क्रेडिट। ये बढ़िया है, दूसरों को लोन दिलवा रहा है क्रेडिट अपने से, इधर आ, तेरे को फोन चाहिए स्वैप कर, तू मुझे कैश दे दियो। तो भाई ऐसे बंदों से तो दूरी रखिए आदमी। क्रेडिट कार्ड अगर दिया है तो है, पता नहीं 2-3 मालिकों ने और भगाया उसको। उसी बंदे ने क्या करा, इतना कमीना है साला। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बहादुरगढ़ वाला दोस्त नहीं था, इंजीनियर है, उसी की बात कर रहा हूँ। उसने बहुत कंपनियां चेंज की है। मुझे पहले लगता था ये एम्प्लॉयर बड़े कमीने, बाद में मैंने अपने दोस्त को नजदीकी से देखा, मैं समझ गया ये मालिक नादान होते हैं, तुम ही लोग सालों बहुत फ्रॉड हो। मालिक ने फोन किया उसको, दिनेश नाम है उसका, दिनेश एक ना मोटर लगवानी है साइट पे, तू मोटर लेके आ जा, और वह और जो प्लम्बर होता है वो भी लेके लगवा दे, बिल मेरे को भेज दे। तो मोटर थी कुछ 90,000 रुपए की, कमर्शियल मोटर। ये साला क्या किया, इस साले ने ये गया वहाँ साइन दिल्ली रेलवे स्टेशन के पीछे ना, वो मोटर वाली की दुकानें हैं बहुत सारी, वहां से ले गया पुरानी मोटर, ठीक है। 9,000 रुपए की, 90,000 की मोटर 9,000 की लेकर आया। और एक प्लम्बर पकड़ा उसने, वो प्लम्बर खुद ही था, उसने अपनी शर्ट उतारी, बनियान में पहुंच गया, ठीक है। अब उसने भाई वो मोटर फिट फाट कर दी, इंजीनियर तो है ही, अब आग चलते हैं। अभी यहाँ से स्पार्क आया था पीछे से, भाई वो 8 दिन तक बढ़िया वो मोटर चली। 8वें दिन इंस्पेक्शन थी, नोएडा सेक्टर 128 वाले प्रोजेक्ट था उसका, 8वें दिन इंस्पेक्शन थी। इंस्पेक्शन आई तो मोटर चल रही थी। वो मोटर में हुआ ब्लास्ट। मोटर इधर से उधर हुई भाई साहब, वो पानी वानी था उसका, पूरा पानी वानी फैल गया। और मतलब इतना भयंकर वो सीन था कि क्या ही बताएं। तो उस मालिक की वो बिल्डिंग सील कर दी उन्होंने। अब अरे तब तक पता नहीं था कि ये कांड हुआ क्या, मुझे पता ही चलता ना भाई, वो फिर पता करवाया, भेजा इंस्पेक्शन के लिए, ऑडिट हुई, चला इसमें ये मोटर का फॉल्ट है। मेरा दोस्त विशाखापट्टनम भाग गया। मेरा ढूंढ लो सालो, तो फोन के क्या इल्ले, काट बिड़े, काटे ढूंढ पे। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार ये बहुत हो गया मेरे साथ, साले ने रिएम्बर्समेंट भी नहीं किया, मतलब कह रहा है कि 90,000 का माल 9,000 में दिया, बस बिल आने ही वाला था, पैसा मेरे को पहले फट गया। तेरे को ना अपनी उस मोटर के साथ बांध के वो मालिक मारता। अगर तो जाता उसको। बहुत खतरनाक दोस्त होते हैं। अरे सुनते आगे चलते, वो अभी अभी नौकरी कर रहा है, अभी कल फोन आया था, आजकल वो मुझसे पैसे नहीं मांग रहा, 5-6 महीने को पता लग जाता है वो भी नौकरी कर रहा है। आ ही आता है, दे दे। चलो जी, तो क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी की हम बात कर रहे थे। क्रेडिट कार्ड मिला है किसी
एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड मिला है तो परक्यूजिट है या नहीं है? लेकिन वो क्रेडिट कार्ड से उसने ऑफिस का सामान खरीदा तो समझ गए, और बदले में कुछ एम्प्लॉयर ने चार्ज किया तो वो भी माइनस। ऑल वेल, तो लिख लो। उट्टी उट्टी कुछ नहीं बेटे, मेरे कान में आवाज आई तो थी। फ्री क्लब फैसिलिटी, या क्लब के ऑब्लिक में लिखो, क्लब के साथ ही लिख लो क्रेडिट कार्ड भी। फ्री क्लब और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, incurred or reimbursed by the employer, जो भी एक्चुअल अमाउंट किया है, less expenditure on use for official purpose, less amount recovered from employer। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। 8 हो गए जी। मतलब एम्प्लॉय ने क्रेडिट कार्ड या क्लब फैसिलिटी 10,000 दिए। ठीक है, अगला करें। अब सुनना बहुत अच्छे से, पहले हेडिंग लिख लो। देखो, ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन। भाई क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की ट्रैवलिंग, टूर और एकोमोडेशन करवाई। जैसे भेज दिया भाई दिल्ली से चेन्नई, कोई एग्जीबिशन था कंपनी का, और वो एग्जीबिशन कुछ 4-5 दिन चलना था, एम्प्लॉय को भेज दिया भाई जा, मेरे को चेन्नई जाना है। मेरे से क्लास के बाद मिली हो है। तो ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड एकोमोडेशन कह रहा है, एम्प्लॉय को चेन्नई भेज दिया एम्प्लॉयर ने, डन। अब वो एग्जीबिशन ऑफिशियल था या पर्सनल? तो परक्यूजिट क्या हुआ? तब ये जो भी ट्रैवलिंग का खर्चा उठाया था, होटल वोटल का मालिक ने उठाया था, तो परक्यूजिट क्या हुआ? भाई तूने अपने लिए तो भेजा है मुझे, परक्यूजिट तो है ही नहीं। मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर भेजा है तो कोई परक्यूजिट नहीं है, तो टैक्स भी नहीं लगेगा। अब वो चेन्नई जा रहा है 5-6 दिन के लिए, या मान लो सिंगापुर भेज रहे है ना, वो देखा है तुमने, सिंगापुर कंट्रीज में भी भेजते हैं एम्प्लॉयज को। अब वो एम्प्लॉय अकेले जा रहा है, कह रहे भाई तू अकेले वाइफ के साथ घूम लेगी थोड़ा बहुत, पूरे दिन तो तुझे घुमाती रहती है, कभी हक बनता है घूमने। ऑफिशियल पर्पस के लिए भेजा, लेकिन वाइफ के साथ भेजा। वाइफ ने ऑफिस में क्या काम किया? अच्छा, यहाँ वाइफ नहीं बोलूंगा, या स्पाउस बोलूंगा। हो सकता है एम्प्लॉय वाइफ हो, फ्रेंड के वो भेज दिया हो, ठीक है, स्पाउस।
तो टोटल खर्चे का 50%, 50% हम क्या मान लेंगे, परक्यूजिट। डन। तो ये तो ऑफिशियल की बात थी, दोनों ही केस में क्या था, चलो हटाओ। अब भेजा है पर्सनल पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए, घूमने भेज दिया जी, सिंगापुर भेज दिया सारे एम्प्लॉइज को, ठीक है। ट्रैवलिंग भी कराई, टूरिंग भी कराई और एकोमोडेशन। ट्रैवलिंग मतलब फ्लाइट, जहाज, ट्रेन व्रेन, बस, जो भी खर्चा होता है। टूरिंग वहां पर घूमने घामने का, रहेंगे कहाँ, होटल में। तो देखो, अगर सारे के सारे एम्प्लॉइज को सेम फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, एम्प्लॉय सेम फैसिलिटी मतलब जो खाना खाया सबने एक जैसा खाया, रहे एक जैसे रहे, ट्रांसपोर्टेशन एक जैसी थी, अमूमन यही होता है। तो सबको जो फैसिलिटी अगर दिलवाई है एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर की एक्चुअल कॉस्ट जो भी आई है पर पर्सन, वो एम्प्लॉय की इनकम मानकर टैक्स आया समझ। जैसे मान लो 20 बंदों को भेजा था और कॉस्ट आई थी 80 लाख रुपए, लाख डिवाइड बाई 4, आंसर क्या आ गया, 4 लाख या कितने, 4 लाख रुपए पर पर्सन खर्चा हुआ और पर्सनल पर्पस के लिए भेजा था, 4 लाख रुपए उस टैक्स लगा। डन। 4 लाख रुपए पर टैक्स, 4 लाख टैक्स नहीं देगा, 4 लाख पर टैक्स। डन है भाई। लेकिन मान लो भेदभाव किया, जैसे डायरेक्टर था, डायरेक्टर को भेजा बिजनेस क्लास से नीचे वाला था चार्टर्ड वार्टर्ड था, वो भी बिजनेस से ही गया। उससे नीचे वाला था, उसको इकोनॉमी क्लास से भेजा, उनसे नीचे वाले को ट्रेन से भेजा स्लीपर से, स्लीपर कोच से। पीयून को जनरल की टिकट पकड़ा दी, भाई इसी ट्रेन में डब्बे में सो जियो और आप आगे पूछता रहिए अपने बंदे, चाय चाय चाय। मतलब ये सजा है ना, देखिए। चल कोई नहीं, जैसे तैसे एकोमोडेशन में तो सॉरी, ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत चलता है। ट्रैवलिंग में डायरेक्टर वगैरह बिजी बहुत होते हैं, तो वो फ्लाइट व्लाइट दिलवा के बाकी वो ट्रेन से भेज देते। अब वही डायरेक्टर वहां पहुंचा तो उसको 5 स्टार में ठहरा रहे, के लिए धर्मशाला दे दी वाली, को 2-3 स्टार होटल दे दिया। तो अगर ऐसा किया है, भाई ऐसे में तो डिवाइड बाई 80 लाख डिवाइड बाई 20 तो होगा नहीं, तो मर जाएगा। उसकी 10 साल की तनख्वाह है, 4 लाख कर ही अच्छा घूम के आया है, साहब को गोली मार के खुद सुसाइड करेगा, है ना। वहां पर ये बात बोली है कि जो सिमिलर, जहां कंपनी है, नियर बाई लोकेलिटी में जो एजेंट है, वो एजेंट उतने खर्च, मतलब उतनी ही फैसिलिटीज का क्या चार्ज करता, नहीं समझे, क्योंकि सबका अलग अलग है ना खर्चा, सबको अलग अलग फैसिलिटी दी है। कंपनी जिस एरिया में, मान लो कंपनी नेहरू प्लेस में, नेहरू प्लेस दिल्ली में, दिल्ली का एजेंट पर पर्सन कितने पैसे लेता उस फैसिलिटी के, स्लीपर क्लास के 30,000 लेता, बिजनेस क्लास के 4 लाख लेता, इकोनॉमी क्लास के 2 लाख लेता, जो भी लेता वो इनकम मान के टैक्स कर देते। और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, है ना। हाँ इंडिविजुअल ही लगेगा, हम इंडिविजुअल ही लगा रहे। यस, यहाँ पर सबके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, एक एम्प्लॉय का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखो जरा, ट्रैवलिंग टूरिंग में नंबर 1, फॉर ऑफिशियल पर्पस, फुल्ली टैक्स फ्री।
और स्पाउस के साथ गए तो तो 50% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय डिफॉल्ट इज, और अगर if official purpose is extended, personal purpose, then amount related to हाँ ऐसा भी हो सकता है 5 दिन का ऑफिस टूर था, 2 दिन का पर्सनल कर लिया उसने, चल हम भी घूम लेते हैं, पर्सनल पर्पस जो है वो टैक्सेबल है। तो ये ऑफिशियल समझ में आ गया। चलो अगला लिखो, फॉर पर्सनल पर्पस। नोट हो गया जी, डन है। अगर ऑफिशियल पर्पस एक्सटेंड होकर पर्सनल पर्पस हो गया, पर्सनल पर्पस के लिए जो खर्चा किया है वो परक्यूजिट मानेंगे, एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है, पर्पस टैक्सेबल। अब पर्सनल पर्पस के लिए आ जाओ जी, पर चौथा पॉइंट, हॉलीडे होम फैसिलिटी और गेस्ट हाउस फैसिलिटी फॉर पर्सनल पर्पस लिखो ए पॉइंट। इफ सच फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू all employees then actual expenditure of employer ठीक है। पर्पस हो गया भाई। चलो आगे लिखो, इफ सच फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड या इफ सच फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज uniformly then amount charged by सिमिलर एजेंसी जो अमाउंट चार्ज करती है। कौन सी एजेंसी, कहां पर है वो, नहीं नियर बाय लोकेलिटी टैक्सेबल।
सिमिलर एजेंसी, चार्ज बाय सिमिलर एजेंसी मतलब जो एजेंसीज है ना नियर बाय लोकेलिटी में, जितनी भी एजेंसी कितना पैसा चार्ज करती है। हाँ, ट्रैवलिंग एजेंसी। ये पर पर्सन हम आंसर एक ही एम्प्लॉय का निकालेंगे। हाँ बेटे, यूनिफॉर्मली। तो जी कॉपियां क्यों बंद कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी मेरे पास बहुत टाइम भाई, मेरे को सिलेबस कराना है, मैं नहीं छोड़ भाई। अगर रोज खा लो, यही खा ले क्लास में, क्लास में जो मर्जी खाओ, मैं कह रहा हूँ सो जाओ, लेट जाओ, ऐसे करो, फोन मत चलाना बस। चलो अब अगला पॉइंट लिखो। कितने हो गए? सब याद रहेगा अभी तक सेट। एक बार बताओ, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ, चलो नहीं पढ़ा रहा, सुनो सब, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तुम लोग एक बार बताओ, जो जिस क्लास लिए, आज 7वीं क्लास है शायद, 7 8 हो गई। बताओ सैलरी में जो अभी तक पढ़ा है वो याद है या नहीं? ऐसे ही याद होगा भाई। देख, टैक्स ना, मैं आपको बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं और बच्चे कैसे इस बात को आगे फॉरवर्ड करते हैं। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, मैं बड़ा एक्सपीरियंस बंदा हूँ, हर मामले में पुतल पुतल देख लेता हूँ कैसे भी हो। टैक्स आपके इन 3 सिलेबस में सबसे आसान सिलेबस, लेकिन टैक्स लेंदी है, ये इजी बहुत है डायरेक्ट टैक्स। अरे आप प्रोविजन करो तो सही, आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, ये रटने नहीं है आपको, ये तो जैसे क्वेश्चन आएंगे अपने आप ये पुट होते हुए चले जाएंगे, बशर्ते आपने हेयरिंग बहुत अच्छे से की और प्रैक्टिस पूरी। सबसे आसान है पता है लॉ, एक बार को आपको लॉ समझने में बड़ी आसान है, लेकिन एग्जाम में लिख कर आओ नंबर नहीं मिलते। और ये समझने में टेढ़ी खीर है, क्यों? क्योंकि सिलेबस वाइड है, तो तभी तो हम बैठे रहते हैं, 3 3 घंटे बैठेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे सारे दिन बैठेंगे। ये सिलेबस बहुत बड़ा है, ये 10 10 मिनट आप जल्दी। तो फिर सर को बोलोगे छुट्टी कर रहे। अच्छा बच्चों बाय। नहीं नहीं, मैं इनको बोल